किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि जगत की बहुत सारी जानकारियों को लेकर, इस पूरे भंडार को लेकर हम इस कार्यक्रम में आते हैं आपके लिए। ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत काम की होती हैं और आपकी आय को भी बढ़ाती हैं। साथ साथ समय समय पर जो आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं होते हैं उनको भी लेकर आते हैं। और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में जो अभी धान की फसल हमारे किसान भाइयों ने लगाई है, तो धान में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, चाहे वो रोग की बात हो, कीट की बात हो, और ऐसे में उनका प्रबंधन किस तरीके से करें, इस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपने बातों बातों में विषय तो जान ही लिया, किस तरीके से आज हम धान के जो फसल है उसमें समन्वित कीट व रोग प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, जो कि वैज्ञानिक है पौध संरक्षण के कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं, सफल कृषक हैं विजेंद्र लोधी, जो कि अहमदपुर विदिशा से हैं। विजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो किसान भाइयों, आज के अंक में धान की फसल के बारे में हम बात करेंगे और मुख्य रूप से उनकी जो कीट और रोग प्रबंधन है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है जहन में, क्योंकि धान की फसल जो है वो लगाते हैं हमारे किसान भाई और काफ़ी ज़्यादा रकबे में लगाई जाती है। हम वर्तमान में रायसेन के केवीके में खड़े हुए हैं और रायसेन धान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में रोग जो लगते हैं उनमें क्या क्या जो समस्याएं हैं वो आती हैं, इस पर जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि धान में वर्तमान परिस्थिति में अभी रोग कौन कौन से लगते हैं? जैसा कि देखा जा रहा, रायसेन जिले में पिछले करीब 10 वर्षों में ये देखा गया है कि जो धान की फसल वो प्रमुखता से लगाई जा रही है। और जो रायसेन जिले में धान लगाई जा रही है वो विशेषतर ज़्यादातर इसमें सुगंधित धान का खेती किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में धान की फसल में अलग अलग अवस्था पर विभिन्न रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें से जैसे शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल में एक शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके उपरांत फिर उसमें हमारी एक कभी कभी जो मौसम अनुकूल मिलता है तो एक जीवाणु पत्ती झुलसा, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी कहते हैं, इसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। उसके उपरांत जब कभी हमारी धान की फसल गभोट अवस्था में चली जाती है, बालियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय एक ब्लास्ट बीमारी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। कभी कभी फसल जब हमारी परिपक्व होने की अवस्था पे आती है, उसके पहले जब दानों में दुग्धावस्था होती है, उस समय एक फॉल्स स्मिट नाम की बीमारी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो हमारी जो कुछ तीन चार प्रकार की जो बीमारियां हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार जैसे उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, तो इन बीमारियों का प्रकोप धान की फसल में देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी हद तक हमारी फसलों का नुकसान हो जाता है। उसका अगर हम सही प्रकार से समन्वित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। चूँकि किसान भाई जो फसल करते हैं, उत्पादन तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उससे ही उनकी आय जो है वो निर्धारित होती है। तो ऐसे में जब हम धान की बात करते हैं, धान की फसल के बारे में बात करते हैं, सर रायसेन अंचल की बात करें हम, और मुख्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कौन कौन सी जो किस्में हैं वो लगाते हैं धान भाई, और किस्मों के साथ साथ अलग अलग रोग होते हैं या कई किस्में जो ऐसी होती हैं जिनमें रोग कम लगते हैं, ऐसी कोई किस्में? धान की फसल में प्रमुखता है जो पहले हमारे भारत में सन 1937 से जो बासमती धान की जो शुरुआत हुई थी, इसके बाद में कुछ जैसे हमारा 2015 और 17 के बीच में कुछ हमारी रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं, जैसे 1989 और 1969 में जो बासमती धान PV1 की शुरुआत हुई, इसका काफ़ी क्षेत्रफल बढ़ा और इसकी काफ़ी विदेशों में भी मांग थी जी। साथ में देखा गया कि जब लगातार किसान भाई इस फसल को उगाने लगे, इन प्रजातियों को उगाया, तो उसमें कुछ बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगा। तो भारत सरकार की तरफ से और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, वहाँ से कई प्रजातियों की खोज हुई जिसमें काफ़ी बीमारियां कुछ कम आती है। जैसे एक 17, 18
और 1728 और 1637 जी। ये बासमती धान की कुछ प्रमुख वैरायटियां हैं। जैसे गर्दन तोड़ की या नेक ब्लास्ट जो किसान भाई जानते हैं, जी। ब्लास्ट बीमारी का प्रकोप कम होता है, उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी है 1637। जी। अगर किसान भाई उस प्रजाति को लगाते हैं तो उसमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो धान की फसल में वर्तमान समय में जैसे पूसा 1637 है, पूसा 1718, पूसा 1728 है, इस प्रकार की पूसा 1692 है। ये 3-4 प्रजातियां हैं जो प्रमुख रूप से किसानों द्वारा लगाई जा रही हैं, जिसमें कुछ बीमारियों का प्रकोप कुछ कम हो रहा है, जिससे उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो जो कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली जो फसलें हैं, ऐसी फसलों को अगर हम लगाते हैं या किस्मों को लगाते हैं तो हमारे किसान भाई जो है इस नुकसान से बच सकते हैं। अब सर ने बताया 1637, 1718 ये जो किस्मों के आप नाम बताए हैं हमारे किसान भाइयों को, कई किसान भाइयों ने इनको लगाया भी है। लेकिन कुछ कीट जो होते हैं वो लग जाते हैं, जो देशी बोलचाल में हम उसे माऊ के रूप में भी जानते हैं कि माऊ आ गई है हमारे खेत में। उसको हम देखें, पहचान की बात करें तो हरा फुदका, भूरा फुदका, सफ़ेद फुदका, ये अलग अलग तरीके के जो कीट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इनको पहचान कैसे करें, और पहचान अगर कर लिया प्रबंधन कैसे करें? जी, किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि जो इसमें धान में फुदका कीट लगता है, जिसको हम हॉपर कहते हैं। जी। हॉपर 3 प्रकार के रहते हैं, जिसको हम ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं, निफोटिटिक्स वायरिसेंस और निफोटिटिक्स निग्रोपेक्टस, 2 प्रजातियां रहती हैं। जब शुरुआती फसल में, जब फसल हमारी हरी होती, चूंकि रस चूसा कीट होता है और पत्तियों से रस चूसता है, और बाद में ये जो हरा ग्रीन लीफ हॉपर जिसको कहते हैं हरा फुदका, एक टुंगरू नाम की बीमारी को फैला देता है। टुंगरू बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे? पत्तियों में जो उसकी नोक रहती है वो हल्का सा पीलापन होती है और फसल हमारी बैठ जाती है, यानी कमज़ोर होने लगती है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, और उसकी जो नोक रहती है उसमें हल्का पीलापन होता है। तो किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं कि उस समय नाइट्रोजन खाद का उपयोग अगर अत्यधिक मात्रा में कर दिया तो इस कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है और टुंगरू नाम की बीमारी और फैल जाती है। तो कीट की पहचान आवश्यक है, चूँकि ग्रीन लीफ हॉपर पत्तियों से रस चूसता है, और इसके लिए अनुकूल मौसम तब हो जाता है जब किसान भाई नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं। तो किसान भाइयों के लिए सुझाव है कि नाइट्रोजन खाद का उपयोग कम करें। साथ में खेतों में लगातार पानी कभी भर के ना रखें। लगातार खेत में पानी भर के रखना इस कीट के प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम हो जाता है। तो खेत में वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, यानी फसल में पानी भरना है और निकालना है। चूंकि ये जल के लिए मतलब अनुकूल फसल है। जैसे धान की फसल हमारी जो है वाटर लविंग प्लांट रहता है, पानी अधिक मात्रा में उसे मिलेगा, फसल खराब नहीं होगी। लेकिन किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो पानी को बचा के रखना है। पानी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, पानी की खपत भी ज़्यादा होगी, हमारी वाटर जो टेबल है वो भी डाउन होता चला जा रहा है। तो हमें पानी के हित को ध्यान रखते हुए फसल में नमी बना के रखना है, और वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, पानी आवश्यकता अनुसार दें, फिर सुखा दें, फिर पानी दें, फिर सुखा दें। तो जो ग्रीन लीफ हॉपर जिसका हमारा फुदका कीट कहते हैं, इस कीट का प्रकोप भी कम होगा, और पत्तियों में जो रस चूसते हैं, जैसे नाइट्रोजन खाद डालते हैं, ये क्या होता है, प्लांट को सेल इलांगेशन करता है, यानी पौधे की बढ़वार ज़्यादा करता है, फसल में हमारी रसीली हो जाती है, यानी हरापन ज़्यादा होगा, और क्या होगा कि उसमें सकुलेंट हो जाता है, पौधे में रस ज़्यादा रहेगा। तो रस चूसक कीट होता है, ये तीनों रस चूसक कीट हैं जो पत्तियों से रस चूस करके हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। तो जब हमारी फसल ज्यादा हरी हो जाएगी, रसीलापन हो जाएगा, तो इस कीट का प्रकोप ज्यादा होने की संभावना रहेगी। खेत में पानी ज्यादा भरा होगा तो पत्तियों में नमी ज्यादा रहेगी, पत्तियां में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ज्यादा रहेगा, तो रस ज्यादा चूसेगा। तो इस प्रकार से नुकसान करता है। दूसरा कीट इसमें जिसको हम कहते हैं सफेद पृष्ठ फुदका, ठीक इसी प्रकार से इस कीट का भी प्रकोप होता है। जब किसान भाई नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पौधा रसीला रहेगा, वो भी रस चूस करके पत्तियों से, तनों से फसल को रस चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा जो खतरनाक कीट है जिसको हम भूरा फुदका कहते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH, ये भी लक्षण इसी प्रकार से है। चूंकि जब हम खेत में पानी भरा रखते हैं तो पानी पे ये ब्रीडिंग करता है, यानी ये वहाँ पे अपने निम्फ को देता है, और वो क्या करता है, कभी कभी फसल पे बैठता है और तने से चिपकता है। तो ये क्या होता है कि फसल जो है आज हमारी बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर इस कीट का प्रकोप हुआ तो 3-4 दिन के भीतर ही ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकोप करेगा और हमारी फसल को पूरी तरीके से सुखा देगा। लेकिन हम खेत में पानी भरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये पत्तियों से रस कम चूसेगा, और ये क्या करता है, तने के आसपास चिपक जाता है। चिपकने के बाद में
ये वहाँ पे फंगस को ग्रो कर देता है, क्योंकि ये रस चूसक कीट है और इनका जो स्राव इनके शरीर से होता है, और जब वो क्या करते हैं वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाती है, और जब फफूंद तने से लग जाती है तो पत्तियां पूरी तरीके से तने को सड़ा देती है और धान पूरी तरीके से सूख जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए हम बहुत ज़्यादा सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप की जो दवाइयाँ आती है उसका उपयोग ना करें, जैसे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टा मेथ्रिन है, अल्फा बीटा साइप्रोथ्रिन है। ये क्या सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप की दवाइयाँ जब हम डालते हैं, चूंकि ये क्या करता है, रस चूसक कीट है और इसके 7 बायोटाइप्स होते हैं, यानी ये बहुरूपिया कीट है, अपना रूप बदल करके और तीसरा रूप बदल देता है। तो जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स ग्रुप की दवाइयों का उपयोग ना करें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करें। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि उसके लिए हमें पानी ज़्यादा भर के नहीं रखना है, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना है, पोटेशिक खाद डालना है। पोटास खाद डालने से क्या होता है, कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रखें। खेत के चारों तरफ जो हमारी घास उगाती है उस घास के आसपास जो उस पे कीट बैठा रहता है और फिर हमारे मुख्य फसल पे आ जाता है, तो हम घास आसपास जो हम साफ सफाई रखें। तो जल प्रबंधन, आसपास का खरपतवार प्रबंधन और साथ साथ में हम नत्रजन खाद का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। और साथ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम शुरुआत में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करेंगे कि नीम तेल का शुरुआत में उपयोग करें। हम 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, जिससे हम क्या होगा, ये क्या करता है, नीम ऑयल उसको रस चूसने की क्षमता को यानी डिटरेंट का काम करता है, यानी स्वाद विहीन कर देता है फसल को, जिससे आगे चल के उसका कम होता है। साथ में कुछ रासायनिक नियंत्रण भी होते हैं, इसके लिए रासायनिक कुछ कीटनाशक आते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करेंगे, इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल, आगे और भी हम सर जानेंगे, लेकिन किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रबंधन जो है वो शुरू से किया जाए। जैसे कि सर ने कहा, इन तरीकों से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जो रोग हैं या कीट जो हैं वो आएंगे ही नहीं। जानकारी और भी जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस अंक में हम धान के प्रमुख रोग और कीट प्रबंधन के बारे में जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने बात की किस तरीके से जो धान में कीट लगते हैं और उनसे जो रोग आते हैं उसके बारे में, और उनकी प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। कुछ जाना हमने, पहचान कैसे करना है इसके बारे में जाना, लेकिन साथ में हमारे साथ एक कृषक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो आप कहाँ से हैं और कृषि कब से आप कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में कृषि में क्या क्या चीज़ आपकी चल रही है? मैं ग्राम कस्बा अहमदपुर से बिलोंग करता हूं, जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी मैंने लगभग मेरी डिग्री होने के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने अगर BSc एग्रीकल्चर डिग्री की है कृषि से, तो मैं इसी कृषि में अपना जो सहयोग हो सके, या मैंने जो नॉलेज लिया है वो इसी कृषि के विभाग में लगा सकूं, इसी फील्ड में आगे बढ़ सकूं। इसलिए मैंने खेती का रास्ता ही चुना। तो मेरे घर पे कई सारे लोग, जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो पहले से खेती करते आ रहे थे, लेकिन उनको नई नई तकनीकें जो नहीं पता थी या नई वैरायटी, उसमें कई सारे रोग आ रहे थे पहले से। इसलिए मैंने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर भी
कई सारी जानकारियों के साथ और मॉडर्न तकनीकें जो हमने पढ़ी, जो हमने सीखी डिग्री के दौरान, उनका उपयोग करके यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैंने बदली, जैसे नई वैरायटी लगाना या कुछ और तकनीक का उपयोग करके प्रबंधन जो भी सर ने हमें बताया यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए। धान की फसल आप कर रहे हैं अभी? हाँ, धान की फसल कर रहा हूँ मैं, और सोयाबीन की फसल भी लगाई है। ये दोनों फसल प्रमुखता से अभी इस सीज़न में हमने लगाई हुई है। आपकी पूरी स्टडी से, पूरी आपकी पढ़ाई से या आपकी जो ट्रेनिंग से धान की फसल में कितना अंतर आया पहले जब आप करते थे और उसके बाद में? धान की फसल में भी कई बहुत बड़ा हमने देखने को मिला कि पहले क्या था, हमारे यहाँ पे ज़्यादा लेबर कॉस्ट आती थी। सो हमने यहाँ पे आके देखा तो सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हम हमारा जो लेबर कॉस्ट या फिर इसमें जो लोगों का मतलब जो हमारा कल्टीवेशन का कॉस्ट आ रहा था ज़्यादा, अब वो हम कैसे कम कर पा रहे हैं। ये चीज़ हमें कृषि यंत्रों की उपयोग से आप कृषि लागत कम कर रहे हैं। यंत्रों के उपयोग से हम लागत को किस तरीके से कम कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें यही कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए ही कई सारी चीज़ें बताई गई। और कई सारे कीट जो पहले आते थे, अब कई सारी, जैसे सर ने बताया कि उनकी एक रेसिस्टेंस वैरायटी जो डेवलप करी है, उनका उपयोग करना, इस तरीके के प्रबंधन हमने किए, मतलब मैंने उपयोग किए मेरी फसल में, तो उससे मुझे कई सारा लाभ हुआ। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो लाभ होते हैं आपके तकनीकी कौशल से होते हैं, और आप जब कहीं प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसके लाभ जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। हम बात कर रहे थे सर से कि कौन कौन से जो कीट हैं वो लगते हैं। सर, कीट लगते हैं, हमने कीट की पहचान भी की, आप बता भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से उनका प्रबंधन करना है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और विस्तार से। लेकिन जब जो कीट लगते हैं, उन कीट से क्या प्रकोप आता है, यानी कि कौन से रोग लग जाते हैं? हम रोग अमूमन जो देशी बोलचाल में देखते हैं कि भाई ब्लास्ट हो गया, चाहे वो गर्दन तोड़ जो किसानी बोलचाल में हम देखते हैं, या फिर एक बोलते हैं ब्लास्ट करके जो आता है, क्या ये कीटों का प्रकोप होता है जो ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं? नहीं, ये इसमें ब्लास्ट एक बीमारी है, और जब कीटों का प्रकोप होता उससे जो एक नाम टुंगरू नाम की बीमारी जो हम बता रहे थे, जो ग्रीन लीफ हॉपर से फैलती है, जो बीपीएच रहता है, जो ब्राउन प्लांट हॉपर रहता है, उसे हॉपर बर्निंग कहते हैं। एक गोल गोल आकार में एक पैच में धान पूरी तरीके से सूख जाती है, ये क्या हॉपर बर्निंग प्रक्रिया है। तो ये वायरस डिजीज जैसे टुंगरू नाम की बीमारी को कहते हैं, तो ये ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा फैलती है, और हॉपर बर्न की जो प्रक्रिया रहती है वो ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा होती है। ब्लास्ट जो है ये बीमारी है, ये फफूंद से फैलती है, फफूंद से फैलने वाली बीमारी है, और इसका लक्षण ये रहता है कि शुरुआती अवस्था में ये जब हमारी धान करीब 60 दिन के आसपास होगी, 55 से 60 दिन की अवधि में, उस समय पत्तियों पे इसके धब्बे बनना प्रारंभ शुरू होते हैं। इसके बाद में जब ये फसल हमारी में बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी, गभोट अवस्था में पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे इसके नेक पे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको हम नेक ब्लास्ट कहते हैं जी। तो कभी जब इसमें नोड पे भी इन्फेक्शन फंगस का शुरू हो जाता है, तो उसको हम नोड ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन बीमारी ये पूर्णतया पायरिकोरेलिया उराइजी एक फंगस रहता है, उसके द्वारा फैलती है। तो लीफ पे, इसके पत्तियों पे तकुआ नुमा लंबे लंबे आंख जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, और उसमें बाद बीच में जो सेंट्रल वाला जो हिस्सा रहता है बीच का, वो चांदी जैसा चमकीला दिखाई देता है, उसके आसपास भूरा भूरा धब्बा दिखाई देगा, जिसे हम लीफ ब्लास्ट कहते हैं। और साथ में एक उन्नत कृषक है ब्रजेंद्र, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप जब धान की फसल करते हैं तो किस पद्धति से करते हैं? सर ने कहा सीधी बिजाई जो है वो भी करते हैं या ट्रांसप्लांट वाली करते हैं, कौन सी करते हैं आप? नहीं, सर ने बिल्कुल बताया कि सीधी बुआई जो हमें करना चाहिए ताकि उससे पानी की बचत हो, लेकिन उसमें क्या रहता है, अगर हम सीधी बुआई ज़्यादा करते हैं तो उसमें खरपतवार का रोग ज़्यादा आता है। खरपतवार कई बार आते हैं बहुत सारे, और उसमें उपज जो रहती है, उपज उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। इस वजह से हम अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमने उसके लिए सोचा है कि हम भविष्य में उसको करेंगे। इसी वाले जो सर कह रहे हैं डीएसआर की मेथड से हम आगे भविष्य में ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसका भी काफ़ी अपना उपयोग है। लेकिन उसमें यही मैं बताना चाहूँ कि खरपतवार उसमें कई बार ज़्यादा जाते हैं। अगर खरपतवार प्रबंधन हो जाए तो फिर तो मुनाफे वाली है ना? हाँ, अगर ऐसा खरपतवार प्रबंधन अगर उसमें हो जाए तो हम ज़रूर उसको भविष्य में लेने के लिए सोचेंगे कि उसको करें। बस उसमें क्या है, उपज ज़्यादा नहीं हो पाती, और उपज का भी और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद तो हम उसको कर ही सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो खरपतवार प्रबंधन अगर हो जाए तो उसमें उपज भी उतनी हो जाती है, और फिर दूसरी पॉइंट ये कि इसमें लागत बहुत कम आती है, जैसे कि सर ने बताया कि लागत बहुत कम आ जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी है ये वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए है, और सर ने निश्चित रूप से जो जानकारियाँ दी हैं आपके लिए बहुत काम की होंगी। तो आज के इस अंक में हमने जाना धान की फसल में किस तरीके से रोग और कीटों का प्रबंधन करते हैं
उनको ज़्यादा हम किस तरीके से देख सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, आप जानते हैं कृषि जगत की कुछ प्रमुख समाचारों के बारे में, खबरें खेती की में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। ICAR परीक्षा से भरेंगे कृषि विश्वविद्यालय की सीटें, प्राकृतिक जैविक खेती को करें प्रोत्साहित, बहुउद्देशीय पैक्स के विस्तार हेतु संभागवार समीक्षा करें, औषधि फसल अफीम और धनिया से नगद आमदनी। और चलिए देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि शिक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को हल करते हुए कृषि के छात्र छात्राओं तथा उनके पालकों को बड़ी राहत दी है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की 20% स्नातक सीटें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जिसमें एक देश एक कृषि एक टीम की भावना के अनुरूप देश भर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिसमें 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिए सीधे पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि स्नातक में प्रवेश में कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या छात्र छात्राओं के लिए अक्षम पात्रता मानदंड की थी। 12वीं में अलग अलग विषय संयोजनों, कृषि, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तथा अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों, अलग अलग पात्रता के कारण कृषि के ये योग्य छात्र छात्राएं पिछड़ जाते थे। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों ने समस्या बताई थी। वहीं कुछ राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को इस संबंध में लिखा था, जिस पर उन्होंने संवेदना के साथ तुरंत संज्ञान लिया व विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से समझकर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट को निर्देश दिया कि वे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपतियों के साथ बातचीत करके इसका त्वरित हल ढूंढने की दिशा में काम करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश कृषि उपज पर आधारित राज्य है, इसीलिए सरकार का प्रमुख लक्ष्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर कृषि उद्यमिता, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री भोपाल में कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के सत्र कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को जैविक दिशा में ले जाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे पार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि हर जिले के कलेक्टर कम से कम 100 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करें और उनके लाभों के रिकॉर्ड रखें। डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर हाट बाजारों और साप्ताहिक मार्केट में जैविक उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करें ताकि किसानों को सीधा बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केला, संतरा, टमाटर जैसी उद्यानिकी फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। इनका स्थानीय प्रसंस्करण और बाजार तक मार्केटिंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि राज्य आत्मनिर्भर और पोषण समृद्ध बन सके। उन्होंने गुना जिले में गुलाब की खेती के नवाचार की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के समापन को देखते हुए मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में सहकारी कृषि सोसाइटी के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शादी हॉल और मैरिज गार्डन समेत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और सामूहिक सुदृढ़ता में वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बहुउद्देशीय पैक्स के विस्तार हेतु संभागवार समीक्षा करने और हर संभाग की विशेषताओं के अनुसार समिति गठन की संभावनाओं का आकलन करने के निर्देश दिए। श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि न केवल संभाग में प्रचलित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए, बल्कि अन्य संभावित व्यावसायिक अवसरों की भी पहचान की जाए। इसके लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अफीम एक व्यावसायिक महत्व की औषधि फसल है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अफीम की खेती 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। अफीम पट्टे वाली फसल है, इस कारण भारत सरकार द्वारा समय समय पर मांग एवं आपूर्ति के अनुसार अफीम के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाता है। इसे लगाने के पहले शासन से विधिवत अनुमति लेनी होती है। अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 एवं जवाहर अफीम 540 आदि मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में हैं। इसकी बोनी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक कर सकते हैं।
अफीम की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें। इस हेतु वर्षा ऋतु में खेत में लोबिया अथवा सनई की हरी खाद बोना चाहिए। इसके अतिरिक्त यूरिया 38 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसके बाद 7 से 10 दिन की अवस्था पर अच्छे अंकुरण हेतु इसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पर मिट्टी तथा मौसम की दशा अनुसार सिंचाई करते रहें। कली, पुष्प, डोडा एवं चीरा लगाने के 3 से 7 दिन पहले सिंचाई देना आवश्यक होता है। भारी भूमि में चीरे के बाद सिंचाई न करें एवं हल्की भूमि में 2 या 3 चीरे के बाद सिंचाई करें। धनिया एक नकदी फसल है। सब्जियों में इसका उपयोग जायका बढ़ाने के लिए होता है। इसका मूल्य 10 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक हो जाता है। पानी से इसकी हानि होती है, इस कारण बरसात में बहुत महंगा हो जाता है। धनिया लगाने के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसमें 5 से 10 टन गोबर की खाद अवश्य डालें। किस्मों में ग्वालियर नंबर 5365, मोरक्कन B2, CS 193, CO1 तथा MD2 लगाएं। बीज की मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बोनी का उचित समय अक्टूबर माह है। पहले बीज को रगड़कर 2 दलों में विभाजित कर लें। कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज का उपचार थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। बीज को 10 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकालकर सुखाकर बोने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई के समय 160 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। 20 से 25 दिन बाद 85 किलो यूरिया से क्रॉप ड्रेसिंग करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना धान की फसल के रोग और कीटों के बारे में और जाना समाचारों में कृषि के प्रमुख समाचारों को खबरें खेती की में। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।